हर कोर्ट की अप्रोच टू लॉ, अप्रोच टू जस्टिस अलग है। कलकत्ता के अप्रोच मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ये थोड़ा सा मोर पुअर ओरिएंटेड होता है। नेशनल लॉ स्कूल्स जो हम कहते हैं अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, उनके जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है उनके साथ लोकल लॉ कॉलेजेस जहाँ से मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आते हैं, आसमान जमीन का फर्क है। छोटा सा लॉ कॉलेजेस, छोटा मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस भी हैं, ये इस कॉलेजेस से आते हैं, नेशनल लॉ स्कूल से नहीं आते हैं। और मगर इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ने के लिए कंपैरेटिवली है ही नहीं कंपेयर टू नेशनल लॉ स्कूल। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि एडवोकेसी के ऊपर हमारे फोकस है। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं सृष्टि गुप्ता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल द न्यू इंडियंस में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मिस्टर विक्रमजीत बैनर्जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आज हम उनका लॉ एंड एडवोकेसी पे उनका नज़रिया जानते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपने बहुत सारी कोर्टों में काम किया है। आप नागालैंड कोर्ट में गए, गुवाहाटी कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट में आए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? शुरुआत से हमें कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हर कोर्ट अलग है। मैंने पहले शुरुआत किया था कलकत्ता से और कलकत्ता में मैं 6 साल रहा। हर कोर्ट के अपने अप्रोच टू द लॉ होता है, अपने अप्रोच टू जस्टिस होता है। ब्रॉडली मेरा प्रैक्टिस ब्रॉडली 4 जगह बहुत एक्सटेंसिवली रहा है। एक है कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट जहाँ पे नागालैंड बेंच कोहिमा भी उसके अंदर आता है जी। तीसरा दिल्ली हाई कोर्ट जहाँ पे मेरे आज भी जैसे हर वक्त बहुत सारे मैटर्स रहता है, और सुप्रीम कोर्ट जहाँ से मैं स्टेशन हूँ। हर कोर्ट की अप्रोच टू लॉ, अप्रोच टू जस्टिस अलग है। कलकत्ता के अप्रोच मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ये थोड़ा सा मोर पुअर ओरिएंटेड होता है। ओके। और नागालैंड और गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो अप्रोच है वहाँ पे भी बेंच, स्पेशली कोहिमा बेंच जो होता था, वहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ अप्लाई होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं शायद जी। कस्टमरी लॉ एक्सटेंसिवली अप्लाइड होता है टू डिसाइड ऑन डिस्प्यूट्स इंटरसे बिटवीन पार्टीज। और वही उनके बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और समटाइम्स इवन डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड ओके फॉर समवन हु इज़ नॉट अडेप्ट, जो वहाँ के जो सोसाइटी को उतने अच्छे से जानता नहीं है। जी। दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ कोर्स इट्स हाई कोर्ट ऑफ द कैपिटल, बहुत मूवमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के मजाक ही और अलग ही चीज़ है, चस्का अलग है। और सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, सारी चीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वेरी जस्टिस ओरिएंटेड होता है। लॉ तो है ही है, मगर उसके बाद कोर्ट जस्टिस के बारे में भी सोचता है। सो मियरली इशू इज़ नॉट अबाउट लॉ में क्या लिखा है, बट ऑल्सो कैसे कंप्लीट जस्टिस, किसी के कंप्लीट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। सो अप्रोच टू एवरी कोर्ट अगर आप जो बहस करते हैं जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके लिए क्या आसान, कौन सी कोर्ट आपको आसान हम लगती है? वकील हैं, हमें कहीं पे भी खड़ा कर दे हम मना लेंगे। और कहीं पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली एज अ एडवोकेट, एज अ सीनियर एडवोकेट, आपको वहाँ के माहौल पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एवरी सीनियर एडवोकेट, मैं सिर्फ मेरे बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी, हर सीनियर एडवोकेट यही करते हैं। Not only to understand the mahal of the courts, but also to understand हर जज के मन में क्या है। और हम कोई भी जब बहस करते हैं, हम
लॉ के ऊपर तो बहस करते ही हैं, मगर वी ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट कि हाउ विल दैट आवर आर्ग्यूमेंट, जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो बेंच के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, बेंच के रिएक्शन क्या होगा। सो हर सीनियर एडवोकेट, हर बिग काउंसिल ये एक्सरसाइज करता ही है, अगर कहें ओपनली या ना कहें। कोर्ट को मतलब रीड करना, उस एकदम, जज को रीड करना, ये एकदम एक सीनियर एडवोकेट की का कला काम है। मानी जाती है। सर, आप NUJS के फैकल्टी मेंबर थे। भी थे। आपका पढ़ाई या पढ़ाने के टुवर्ड्स कैसे आपका इंक्लिनेशन हुआ? जब आप प्रैक्टिस के दौरान आपने फैकल्टी ज्वाइन किया कि आपने मैं पहले ही किया था? मैं पहले 1 साल सुप्रीम कोर्ट में रहा ग्रेजुएशन करने के बाद नेशनल लॉ स्कूल से। जी। उसके बाद मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था 1 साल। फिर वहाँ से लौटने के बाद मुझे लगा कि मैं एकेडेमिया ज्वाइन करना चाहता हूँ। उस टाइम पे प्रोफेसर मेनन, जिन्होंने नेशनल लॉ स्कूल फाउंड किए थे, उन्होंने NUJS आके वो भी उन्होंने शुरू किया। तो मैंने एक दिन उनको कहीं पे कलकत्ता में मिला, जब मैं छुट्टी में लंदन से आने के बाद मैं यहाँ पे था। तो एक दिन किसी के शादी में, मेरे एक दोस्त के शादी में, जो नेशनल लॉ स्कूल से थे, वहाँ पे उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने एक नया कॉलेज शुरू कर रहे हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो और लोगों को पढ़ाओ। तो वो सुन के हमने वहाँ पे ज्वाइन करा और मेरा इंटरेस्ट पहले से एकेडेमिया की तरफ बहुत था। और अगर मन वहाँ पे भी अभी भी है, मगर आप सोचते कुछ और हो और रास्ता कुछ और है। फिर आप वहाँ से आपने फिर प्रैक्टिस में कैसे शिफ्ट किया? 1 साल बाद एकेडेमिया मैंने सोचा कि थोड़ा सा दम घुटना शुरू कर दिया एकेडेमिया में। आप बोर हो गए? नहीं, बोर में नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर मुझे लगा कि एकेडेमिया में ग्रोथ उतना शायद होगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं तो कलकत्ता में था, मेरे घर के पास NUJS में कलकत्ता में है जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कलकत्ता हाई कोर्ट शुरू कर देते हैं। और वहीं पे मैं 6 साल प्रैक्टिस करा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आजकल के जो लॉ के करिकुलम है कॉलेजेस में, बहुत ही डिफरेंट है। हम कहते हैं हर एक गली नुक्कड़ में कहीं ना कहीं लॉ कॉलेज खुल गया और बच्चे कर रहे हैं लॉ। आपको नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म कोड टाइप का हर एक लॉ कॉलेज में होना चाहिए? बिकॉज कुछ बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में केवल BA या BCom के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनके पास फिर लेटर ऑन लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं। जब वो यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो आपको लगता है कि लॉ की पढ़ाई में कोई बदलाव आना चाहिए? नहीं, लॉ की पढ़ाई में तो बदलाव आ भी रहा है। शायद आपको पता है कि पहले जो लॉ का सिस्टम था वो 3 साल ग्रेजुएशन और 3 साल लॉ था जी। फिर बाद में क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू करा, पॉलिटिकल टर्मोइल 1970s में ज़्यादा हुआ था, जहाँ पे एग्ज़ाम्स भी हो नहीं रहे थे। तो लोगों को लगा कि हम 5 इयर्स लॉ को शुरू करते हैं, जहाँ पे क्लास 12 के बाद लोगों को हम इंडक्ट करते हैं और 5 साल एकदम लॉयर तैयार निकालते हैं जी। तो फिर सारे के सारे पूरे शिफ्ट हो गए 5 साल में। फिर अभी मैं देख रहा हूँ नेशनल लॉ स्कूल इंक्लूडेड लोग फिर वही 3 साल में बैक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट लीगल करिकुलम, लीगल अप्रोच टू लीगल एजुकेशन में चल रहा है। दूसरी बात ये है, और ये बात शायद हमें याद रखना चाहिए, और दिस इज एन इशू विद लीगल एजुकेशन इन इंडिया, कि हमारे साथ एलीट लॉ कॉलेजेस हैं, नेशनल लॉ स्कूल्स जो हम कहते हैं अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। उनके जो एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, उनके साथ लोकल लॉ कॉलेजेस जहाँ से मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आते हैं, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसलिए मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यही 3 छोटा सा लॉ कॉलेजेस, छोटा मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस भी हैं, ये इस कॉलेजेस से आते हैं, नेशनल लॉ स्कूल से नहीं आते हैं।
और मगर इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ने के लिए कंपैरेटिवली है ही नहीं कंपेयर टू नेशनल लॉ स्कूल। तो जो सोच रहे हैं एज टू फ्यूचर ऑफ लीगल एजुकेशन, मेरा सजेशन बहुत दिल से ये है कि नेशनल लॉ स्कूल के ऊपर कंसंट्रेशन तो हमने कर चुके हैं जी, मगर हमें वो 3 साल के कोर्सेज जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स इस देश के आते हैं उसके ऊपर हम सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। और उस कॉलेजेस में बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव टू अरेंज करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट रिगरस स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा हमारे वो स्पेशली वो 3 साल के कोर्सेज और छोटे नॉट दैट और वेरी वीक यूनिवर्सिटीज़ में छोटे लॉ कॉलेजेस में ऐसी बात चलता है कि अब कुछ भी करो चलेगा जी। दैट इन द लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स द प्रोफेशन एज टू आउटपुट ऑफ लॉयर्स। तो हमें वो साइड देखने की ज़रूरत है। वो साइड शायद अभी तक हमने उतना कॉन्सेंट्रेट करके देखना नहीं। आपको नहीं लगता कि जो जितना हम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं बुकिश नॉलेज और एक्चुअल प्रैक्टिस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है? तो फिर उस चीज़ को जब बच्चे आते हैं और वो उनको ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो तो कुछ होता ही नहीं है कोर्ट में, तो प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज़रूरी है हमारे वो ब्रिजिंग करने के लिए हमने आपके जो कहें इंटर्नशिप प्रोग्राम नेशनल लॉ स्कूल करिकुलम जब शुरू करा था तो इन्होंने ये बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड थियोरेटिकल नॉलेज ब्रिज करने के लिए इंटर्नशिप अंदर शुरू हुआ था। मगर दिक्कत ये है कि दैट इज़ नॉट कंप्लीट। और इन दिस कंट्री हमारे देश में ये सोच है कि आप एडवोकेसी लॉ स्कूल या लॉ कॉलेज से निकलने के बाद ही सीखते हो। ऑलमोस्ट लाइक जो साइंस में कहते हैं ऑस्मोसिस, कि आप सीनियर को देखते हो और वो देख के आप खुद समझ जाते हो कैसे वकालत करना है। ये एक पुराना सोच है। अगर आप ब्रिटिश सिस्टम देखें, ब्रिटिश लीगल एजुकेशन सिस्टम देखें या अमेरिकन एजुकेशन लीगल सिस्टम देखें, एडवोकेसी एज ए सब्जेक्ट कोर्सेज में कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। अगर ब्रिटेन में आप, आई गिव यू एग्जांपल, ब्रिटेन में अगर आप बैरिस्टर बनना चाहते हैं जो कोर्ट में आप अपीयर करके बहस करते हैं तो 1 साल आपके ये रेगुलर एडवोकेसी कोर्स लेना पड़ता है और उसके ऊपर एग्जामिनेशन होता है, क्वालिफाई करके आप बैरिस्टर बनते हो। वहाँ पे बेसिकली आपको कैसे कोर्ट में प्रेजेंटेशन करना है, कैसे कोर्ट में आपके बहस रखना है वो सिखाया जाता है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है वो सिखाया जाता है। अमेरिकन करिकुलम में जितना मुझे पता है वो उनके जो कोर्सेज होते हैं, जेडी के कोर्स होता है, उसमें वो भी सिखाया जाता है। पर हमारे यहाँ पे एडवोकेसी लॉ स्कूल में मैंने जब पढ़ा था तो था ही नहीं। और लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर तो सबसे एलिट माना जाता है, बिल्कुल, तो था ही नहीं। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि एडवोकेसी के ऊपर हमारे फोकस है। हमारे एथिक्स भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बट एथिक्स के साथ एडवोकेसी पढ़ाया जाता है और वो उतना सीरियसली लिया नहीं जाता। इसीलिए सर बहुत लोग, जो आप कहते हैं, आप नेशनल कॉलेजेस जो हैं उनके यहाँ प्लेसमेंट सेल्स होती हैं, कंपनीज आती हैं, बहुत अच्छा पैकेजेस देती हैं और वो निकल जाते हैं वहाँ से बच्चे। तो वो कितना लिटिगेशन के प्रोफेशन को क्या अफेक्ट करता है ये? नहीं, मैं दो तीन चीज़ बात करता हूँ। मोस्ट लोग जो लॉ स्कूल्स में पढ़ते हैं वो मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ये भी आजकल नीचे तबके से भी आ गए हैं जी। मगर वो लार्जली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं जो लॉ को एक करियर बनाना चाहते हैं। और लिटिगेशन में जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है और उसके बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं होता है कि आप वो जेस्टेशन पीरियड के बाद भी आप अपने करियर बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। तो लोगों को फर्स्ट, अगर आप इतने फाइनेंशियल बर्डन लेके प्रोफेशन में आते हैं
तो आपके पहले सोच होगा कि मेरा थोड़ा सा करियर में सिक्योरिटी रहे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस लोग ऐसे कोई करियर पसंद करते हैं जहाँ से कमाई तो थोड़ा बहुत हो, क्योंकि लिटिगेशन के पहले कमाई, पहले 3-4 साल कमाई एकदम है ही नहीं जी। तो ये कमाने के बाद बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, जो बहुत दिन लॉ फर्म में काम करने के बाद अब फिर 10-15 साल काम करने के बाद फिर लिटिगेशन में लौट के आ गए हैं। मगर इन द इनिशियल स्टेज पीपल आर डोंट हैव, यहाँ पे जो नेशनल लॉ स्कूल्स में ज़्यादातर लोग जाते हैं, उनके हिस्टोरिकली और बैकग्राउंड वाइज लॉयर्स के बेटे ज़्यादातर होते नहीं हैं। तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए जी। और ये पैसे कुछ लोग लॉ फर्म्स या कॉर्पोरेट सेक्टर में जुड़ के बना के फिर प्रोफेशन में इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि इनके चॉइस गलत है, क्योंकि लिटिगेशन ऐसे लिटिगेशन में जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है जी। और वन वे टू गेट अराउंड इट इज़ टू go through a law firm or go through a corporate and then go forward. और अगर कुछ लोगों के ये सोच है कि और जब कि वो सिर्फ कॉर्पोरेट और सिर्फ लॉ फर्म करना चाहते हैं, वो भी मैं सोचता नहीं हूँ खराब है, क्योंकि लिटिगेशन लॉयर्स के एक मन में बहुत बार लोग कहते हैं अच्छा एज इफ ट्रांजैक्शनल लॉ जो लॉ फर्म में काम करते हैं वो सीरियस प्रैक्टिस नहीं है। जी बिल्कुल, वो कोर्ट के सामने नहीं है, वो सीरियस प्रैक्टिस नहीं है। मगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग, मैं नेशनल लॉ स्कूल से हूँ, मेरे बहुत सारे लोग जो पार्टनर्स और बड़े ट्रांजैक्शन लॉ फर्म में डील करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस डील करते हैं, वो ये कहते हैं जो लिटिगेशन में है वो सीरियस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि असली प्रैक्टिस तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए यही असली काम है। कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है, उनके मन में भी वही है। सो बात यह है कि हमें देखना है कि वो जो हमारे इस जनरेशन का एक कहावत है अंग्रेजी में बहुत फेमसली, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट। करेक्ट। चलिए, बहुत मज़ा आया आपकी ये बात सुन के। अब आप ये बताइए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है सरकार के वकील जो सरकार के मैटर्स डील करते हैं, और हर हाई कोर्ट में, अब पहले ये नहीं था, मगर हर हाई कोर्ट में एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। और होना, एटलीस्ट पोजीशन है, वो है क्या नहीं है, लार्जली अभी है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या जो पहले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल कहा जाता था, आज डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। वो उसके पोस्ट है और वो है। और सुप्रीम कोर्ट में शायद 11 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं, और ये यूनियन गवर्नमेंट के मैटर्स डील करते हैं जब कोर्ट में मैटर्स आता है। तो आप कोई प्राइवेट काम नहीं ले सकते? नहीं, अनलेस विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप हमेशा शुरू से कब एडवोकेट जनरल या अभी आप सॉलिसिटर जनरल, कभी आपको लगता है कि अगर मैं नहीं आगे इस पोस्ट पे रहता हूँ तो प्राइवेट काम आने में आपके पास कुछ दिक्कत बनेगी? तो ये तो मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। यही मेरा हर वक्त सोचता रहता हूँ पैनल पे नहीं कि है, अब कल मेरा ये नौकरी चला जाता है तो तब क्या होगा जी। मगर आपका क्या बैकअप है? मेरा कुछ बैकअप शेयर करिए। मेरा कुछ बैकअप नहीं है, क्योंकि मेरे इसके सिवा तो मैंने कुछ करा नहीं है जी। तो अगर कल मेरा ये सारे के तामझाम नहीं रहे और तामझाम से ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, तो जो होगा हम देखेंगे। पर आपके पास कोई बैकअप नहीं है कि हाँ अब अगर ये नहीं, जैसे आप कह रहे हैं आप रोज सोचते हैं, लेकिन कुछ तो मन में आता होगा क्या? नहीं, हम जी एट द एंड ऑफ द डे आपके अपने के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, यही है। जब मैं यही सोचता रहता हूँ, जब मैं कलकत्ता से दिल्ली आया, जब मैंने प्रोफेशन पहले ज्वाइन किया था, यही कॉन्फिडेंस था कि ठीक है हम कुछ बना लेंगे खुद को। फिर 6 साल मैंने कलकत्ता में प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड करा,
और उस टाइम पे मैंने अच्छा प्रैक्टिस था उस टाइम पे, तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि सब कुछ जब मैं छोड़ के निकला दिल्ली की तरफ, तब बहुत सारे लोग मुझे यही पूछा था कि इतने दिन रहने के बाद आप सब कुछ छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? ये तो पागलपंती है, लोगों ने मुझे कहा था। और वही लोग आज मुझे कहते हैं कि आपने जो करा सही करा। मगर मैंने उस टाइम पे जब वहीं पे छोड़ा था तो मेरा मन में था ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, जो देखेंगे देखेंगे। और वही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आके जब मैंने नागालैंड मुझे भेजा गया जी, तब अपॉइंट करके नागालैंड गवर्नमेंट मुझे अपॉइंट करा, तब मुझे नागालैंड में पहले बार, उसके पहले मैंने गया भी नहीं था जी, मगर उस टाइम पे भी मुझे लगा कि जो है हम देख लेंगे। और ये मैं बड़े माँ भवतारिणी, आप शायद दक्षिणेश्वर मंदिर है जी, वहाँ पे माँ भवतारिणी रहती है, तो मैं माँ भवतारिणी के ऊपर बहुत मेरा आस्था है। तो मैं मानता हूँ जो माँ भवतारिणी वो सोचेगी वही सही है, अच्छा से रखेगी वो भी सही है, अगर नहीं रखेगी वो भी सही है। चलिए, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। सरकारी वकील होने के क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं? आई थिंक लार्जली प्रेशर ऑफ वर्क, काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज वर्क प्रेशर इज़ वेरी हार्ड, इट्स लॉट्स, बिकॉज वर्क इज़ दिन में बहुत सारे मैटर्स हैंडल करना पड़ता है जी, और दूसरा मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग आपके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप ही हो जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप कहते हो वो सरकार को रिफ्लेक्ट करता है। आप हो जो जिसको कोर्ट सोचता है कि आप कोर्ट और सरकार के बीच आप खड़े हो, एंड आप जो सबमिशन करते हो उसके वेरी वाइड रैमिफिकेशन होता है। सो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत सोच समझ के जो आप बहस कर रहे हो, जो कह रहे हो, जैसे आप कैसे बाहर कंडक्ट करते हो, वो भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। बिकॉज आप सिर्फ आप नहीं हो, आप जैसे हो वो सरकार के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो कभी कुछ ऐसे आपके पास सिचुएशन आई कि आपको लगा कि नहीं, सरकार जो कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि मेरा ये काम है तो मुझे ये करना ही है? आपके कुछ पर्सनल उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं? मैं बहुत सारे मैटर्स आता है जहाँ पे, जैसे अब सर्विस मैटर्स ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगता है ये छोटा सा गरीब आदमी है, सरकार इसके इस लॉ पॉइंट, शायद लॉ पॉइंट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जो लेके बहस हो रहा है कोर्ट में, आपको लगता है ये गरीब आदमी है, इसको अपने हक मिलना चाहिए, आपको लगता है एज ह्यूमन बीइंग, आपको लगेगा ही लगेगा। मगर फिर आप सोचते हो नहीं, इसके लीगल इम्पैक्ट बहुत होगा, सरकार के खर्चा बहुत होगा, तो आप फिर भी आप दिमाग लगा के आप लड़ लेते हो। आपको हर हालत में सरकार को बचाना है? नहीं, आपके एज अ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हो जी, और आप लॉ ऑफिसर भी हो, तो आप सिर्फ वकील भी नहीं हो, तो आप जो कोर्ट में बहस भी करते हो वो यू हैव टू फैसिलिटेट जस्टिस मैटर में हो, यही आपका ऑब्जेक्ट इन कोर्ट होना चाहिए। और इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट प्रैक्टिस में यही फर्क भी है, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस और ये कल्चरल शिफ्ट भी है, और जो आदमी गवर्नमेंट प्रैक्टिस से प्राइवेट प्रैक्टिस शिफ्ट कर रहा है उसको ये कल्चरल शिफ्ट भी करना है खुद को जी, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस इज वेरी, हमें जो चाहिए वही चाहिए कोर्ट से, यू हैव टू फाइट एंड गेट इट। हमें अपने क्लाइंट को जिताना है, हमारे क्लाइंट को जिताना है, दैट्स इट जी। मगर सरकारी प्रैक्टिस इज नॉट ओनली क्लाइंट के पक्ष रखना है, बट इट शुड ऑल्सो सीम टू बी फैसिलिटेटिंग जस्टिस। So that's very important.
क्योंकि अगर आप कोर्ट के सामने, कोर्ट को लगेगा कि आप वो नहीं कर रहे, देन कोर्ट को लगेगा कि ये अपने रोल सही से फुलफिल नहीं कर रहा है, देन कोर्ट आपके ऊपर एज अ सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, द कोर्ट लूजेस दैट कॉन्फिडेंस। तो आपके सारे मैटर्स या ज़्यादातर मैटर्स सीजेआई के सामने होते होंगे? नहीं, मेरे बहुत सारे गवर्नमेंट के नहीं, जितने सरकार भी के हैं, सरकार सुप्रीम के कोर्ट में रहते बहुत हैं। सारे जी बिल्कुल कोर्ट्स बिल्कुल। हैं, तो बहुत सारे कोर्ट्स के सामने लगा रहता है। अब तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था, वहीं पे भी बहुत सारे मैटर लगा रहता है। जी। हर हाई कोर्ट में अगर मुझे सरकार कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है, आप बहस करिए, मैं करता रहता हूँ। सारे सीजेआई के कोर्ट में नहीं है, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली होता आप रहता है, कह सकते हैं। मोस्टली भी नहीं, मगर हाँ। आता रहता है। होता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सीजेआई से आप लोगों की एज सरकारी वकील क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? सीजेआई, ज्यादातर सीजेआई जो भी हो एज अ जज है, एंड सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ अ जज ऑफ फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, वो सीजेआई से भी एक्सपेक्टेशन है। और ये मत भूलिए कि सीजेआई यहाँ पे प्रमोशन पे आते हैं जी, तो उसको हम पहले बहुत दिन से जानते हैं, उनके कोर्ट में हम ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं, तो सिर्फ कोर्ट शिफ्ट होता है। तो जो सीजेआई आज है वो 2 दिन पहले कोर्ट नंबर 2 में बैठते थे जी, और 6 महीने पहले शायद कोर्ट नंबर 3 में बैठते थे, पहले कोर्ट नंबर 5 में बैठते थे। तो उसके साथ बहुत दिन से हमारे रिश्ते हैं, एज इन फॉर अपीयरिंग रेगुलरली इन कोर्ट, रिलेशनशिप है। तो हम उसको उस टाइम पे देखते हैं एज अ जज हु, एंड एवरीथिंग व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जज, की ट्रांसपेरेंसी हो एंड जुडिशियसनेस हो और फेयरली आपके, और थोड़ा सा पेशेंस हो, आपकी बात सुने और फेयरली आपके इश्यूज डील करें। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग सरकारी वकील या सरकार के पैनल में बने रहने के लिए उनको जी मंत्री जी करना जरूरी होता है? मुझे तो लगता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? मुझे तो लगता नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की हाँ में हाँ ही मिलानी है? मुझे तो लगता नहीं है। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि इतने साल से वो मैं एकदम एक सोच समझ के ये आंसर करता हूँ, एकदम बात सही है। अगर आप सीरियसली आपने काम करते हो और सीरियसली विदाउट पर्सनल एजेंडा आपने बात रखते हो, मैं ये कभी नहीं देखा कि किसी मंत्री ने आपको कहा है इफ दैट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव एडवाइस इसके खिलाफ चाहिए, बट इट हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव एडवाइस। ऑल थिंग्स सेड, दिस इज द ऑब्जेक्टिव एडवाइस। मैंने तो कभी नहीं आपको देखा, और ये मैं क्लियरली कह रहा हूं कि हमारे ओपिनियंस एज लॉयर्स कुछ ठीक हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, और ठीक भी नहीं है वो शायद। अंडर दैट कॉन्टेक्स्ट, इन माई परसेप्शन दैट मे बी वन ओपिनियन, योर परसेप्शन दैट शुड अलग ओपिनियन, वही सेट ऑफ फैक्ट्स में वही दूसरे लॉ लगा के दूसरे ओपिनियन आप सोच सकते हो वही सही होना चाहिए था। मगर आई हैव नॉट सीन और कम अंडर एनी प्रेशर इफ इट इज अ वेल रीजन्ड एडवाइस टू डिसाइड इन एनी अदर वे। तो मतलब ये मतलब आप जो कह रहे हैं कि जी मंत्री जी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तभी भी सरकारी एकदम नहीं पैनल पे आप रह सकते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे पता नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे, मुझे पता नहीं है दूसरे सरकारों में क्या हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस 2014 से है जी, और 2014 के बाद मैंने जब से सरकारी काम करना शुरू करा, 2014 के पिछले 2007 टू 2014 में प्राइवेट लॉयर ही था। जी जी जी, सिर्फ मेरा प्राइवेट वर्क था। 2014 के बाद मैंने जो शुरू, मेरा एक्सपीरियंस वाइज मुझे तो कभी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, एंड आई एम वेरी क्लियर। क्योंकि मुझे भी लगता है, बिकॉज हर वक्त लोग ये भी सोचते हैं, जो मंत्री जी जो मंत्री हैं, कि ये करेक्टली सरकार के बात सोच के ये ओपिनियन एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और अगर एक लोगों को लगता है कि आप ओपिनियन सारे चीज सोच के दे रहे हो तो मान लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, मैंने
एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट रहा हूँ, जी बिल्कुल। एंड एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट विच हैज ऑफ अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेट। उस कोर्ट के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। उस कोर्ट में it's a state where customary law is extensively applicable. Has its challenges, obviously. Everybody knows that. It's very different from rest of India, and but again, and you are taking major decisions. Advocate General, Additional Solicitor General से भी sensitive post है. जी जी. Nowhere. बट ऑफ कोर्स जो मंत्री हैं वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनको रीजनड एडवाइस दोगे, क्लियर एडवाइस दोगे, एंड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डिस्चार्ज दैट, देयर इज नो प्रेशर। हम आज के दौर में देख रहे हैं कि जुडिशरी का जो स्तर है वो पहले जैसा नहीं रहा। जजेस को बहुत रिस्पेक्टेबल नज़रों से अब नहीं देखा जाता। हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। लोग ये कहते हैं कि वो इसीलिए अपने आप को दिखाने के लिए कि हम पब्लिक आई में रहें, जजेस इसलिए कुछ ऐसे जजमेंट्स देते हैं या अपनी इमेज उनको पब्लिक में बनी रहने देने के लिए वो ये काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बातें सही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ सिंप्लीफाई करता है, एनी सोशल मीडिया। तो अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू कितना 233 कैरेक्टर्स में आप लिखना चाहते हो, तो इट ऑब्वियसली इसके अपने एंगुलरिटीज बन जाते हैं, which is also reflected upon how they approach all issues, whether politics or judicial judgments. It becomes simplified. It becomes us, them, मैं सही, आप गलत. No one has patience to read the details of the judgments. But the broader question is, of course, there are two answers to it. When you say society पहले जैसे नहीं रहा, तो हमें भी सोचना है, are we the same as our parents or our grandparents? At the end of the day, society, politics, social change, every institution, even medical profession, teaching, everything is a product of the society that we now exist. And the good things and the bad things which exist in the society are reflected in the people. And every institution, her institution, इस society में जो है, is composed of people existing within the society. So हमारे बीच जो अच्छे चीज़ हैं वो भी रिफ्लेक्ट होके आएगा इस जनरेशन का, और जो बुरे चीज़ हैं वो भी आएगा। It's a reflection of society that we live in. तो इस सोसाइटी से उठ के ही जजेस ऊपर जा रहे हैं, और जो भी वो काम कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कमेंट करते हैं। हाँ, मगर मैं सिर्फ उनको कहना चाहता हूँ, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपको उनको भी खुद को देखना चाहिए। हमारे, फॉर एग्जाम्पल, मैं जुडिशरी के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि हमारे और हमारे पेरेंट्स के वैल्यू सिस्टम में फ़र्क है क्या नहीं है। और मैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को, मैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वैल्यू सिस्टम में फ़र्क है क्या नहीं है। और अगर हमारे अंदर वो फ़र्क है, then every person of our generation will have that issue, and जब वो जजमेंट में दिखेंगे, that will be reflected. बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स लाना ज़रूरी है आज के समय में? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होता रहता है, होता तो रहता हमारे है, प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अमेंडमेंट होना चाहिए। और हमारे ये मानना है, और अगर आप थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी बारे में पता है आपको, शायद ये भी पता है कि हमने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, हमने
यूएस मॉडल नहीं लिया जहाँ पे इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अमेंडमेंट्स, और एक एक्सट्रीम में था ब्रिटिश मॉडल जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ होता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, जहाँ पे हर डॉक्यूमेंट में भी कंस्ट्रूड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बहुत फ्लेक्सिबल माना जाता है, क्योंकि कुछ लॉ अमेंड हो सकता है और एक्सप्लिसिटली, और वो अभी उन्होंने sort of have laid it down कि जो laws which you think are fundamental to governance, जो एकदम fundamental to governance है, the only restriction on their change is the statute या law जो उसको वापस ले रहा है should mention them by name. नहीं तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसका फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो बदलता रहता था, तो बहुत फ्लेक्सिबल था. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था, हमने माना कि इट शुड बी अ मिक्स बिटवीन बोथ, सो देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इट कुड बी अमेंडेड, बट इतना फ्लेक्सिबल भी होना नहीं चाहिए कि इट बिकम्स इजी टू चेंज इट आउट ऑफ कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर भी बाद में लाया गया, क्योंकि आफ्टर इमरजेंसी दिस कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ब्रॉट, which gives some sort of permanency to the constitution. You cannot amend a basic structure. अब basic structure amend कर नहीं सकते, बाकी सब तो amend किया ही जा सकता है. पर इतनी एक्सरसाइज करने में आपको नहीं लगता कि कोर्ट का समय थोड़ा बहुत जाता है? इतने पेंडिंग केसेस हैं और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे फंडामेंटल मेथड ऑफ गवर्नेंस है, फंडामेंटल लॉ ऑफ गवर्नेंस है, और हर मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट लाया ही जा सकता है. और वकील के डिफ़ॉल्ट मोड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, सब लोग को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, कि हर केस में लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू डिसाइड हो जाए. तो कुछ मैटर्स में, कमर्शियल मैटर्स में भी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बहस करवा देते हैं. कोर्ट के सामने जो बहस होगा, कोर्ट वो इसके ऊपर ही अपने राय देगा ना. बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कोर्ट अपने टाइम इन्वेस्ट कर रहा है. कोर्ट बहुत छोटे मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स बहुत हैंडल करते हैं, सर्विस मैटर्स बहुत हैंडल करते हैं. मेजॉरिटी मैटर्स मैं जो हैंडल करता हूँ, मुझे जितना लगता है, सर्विस मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता ही नहीं है. और मुझे याद है, और जस्ट एज एन एनेक्डोट पर्पस, मैं कलकत्ता नए ज्वाइन किया था, तो एक कोर्ट में बहस हो रहा था, तो एक पंचायत के कोई मैटर था जहाँ पे चेंज ऑफ द प्रधान के ऊपर चल रहा था, चैलेंज चल रहा था. तो मैं गया कोर्ट में और मैंने कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रखना शुरू करा. तो कोर्ट के जज साहब ने मुझे कहा कि वो तो हंस के गिर गए, बोले मिस्टर बैनर्जी आप कब ग्रेजुएट करें? तो मैंने कहा कि अभी तुरंत ग्रेजुएट. बोले इसलिए अब ये मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन बहस करते हो, आप पंचायत एक्ट निकालो, उसके क्या प्रोविजंस है पहले मुझे दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आप कर लेना. इट्स अ स्वीट वे ऑफ सेइंग कि करेक्ट, इसमें कोई रेलेवेंस जी, मगर कोर्ट भी जानता है. सो जी, आप ये बताइए कि आपने कहा कि अभी 7 सॉलिसिटर जनरल हैं, 11. तो आप में आपस में कैसा रिलेशन है? कभी किसी मैटर्स को लेके आप लोगों में कभी कोई किस्सा हो आपके पास? नहीं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त लोग पास शेयर करने के लिए. बहुत दोस्त, एकदम दोस्त लोग हैं. हाँ. और मैं बहुत दिन से सब लोग को जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ, जो बाहर से कोर्ट से आते हैं वो दोस्त बन जाते हैं जी. क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ होते हैं. और हमारे जो लीडर्स, हमारे टीम के जो दोनों लीडर्स हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, दोनों ही सबको एक साथ जोड़ के रखते हैं. और प्रोग्राम्स होता है, सॉर्ट ऑफ डिनर्स भी होते हैं, मीटिंग्स भी होते हैं. तो कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी बात का? नहीं, डिफरेंस ओपिनियन एज ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंस ओपिनियन हो ही सकता है जी. मगर बात यह है कि अगर आप जानते हो दैट आपके दोस्त दूसरे आदमी हैं एंड इट कम्स फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव प्लेस, देन आप उनके बात समझने की कोशिश करते हो और वो भी आपके बात समझने की कोशिश करता है. एंड इट्स सॉल्व्ड लाइक दैट. मगर देयर इज नो मेजर इशू वेयर people fall apart.
And I must congratulate both the two leaders of our team जी have ensured that this team spirit, because ये at the end of the day क्योंकि मैंने यूपीए बाहर से देखा है, हम्म यूपीए के मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं हाँ। यूपीए के दूसरे जमाने में बाहर से मैं देखा है जहाँ पे दैट टीम स्पिरिट वाज नॉट देयर. हम्म But if somebody can, it is depends on the captain, the vice captain, as how the team spirit is maintained. हम्म और ये मैं दोनों को एकदम कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि दोनों अच्छे से टीम स्पिरिट बना रहे. ह्यूमंस लोग, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ टाइम हमें गुस्सा लगता है, कुछ टाइम खुश लगते हैं, जी मगर जब आप दुखी हो तो कोई आपके पीठ थपथपाए, जब आप खुश हो कोई आपके साथ खुशी में मिले, और सबके साथ एकजुट करके टीम जैसे आगे बढ़ाए, ये बहुत ज़रूरी है. दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. और लोग कहते हैं व्हाई इज दिस टीम वेरी टाइटली निट, क्योंकि आप शायद सुने होंगे कि ये जो टीम है इसके बाहर से न्यूज़ नहीं निकलता है, खबर नहीं निकलता है. यूपी में बहुत निकलता था. मैं अगेन वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा. इट इज़ बिकॉज ऑफ the fact that it is a tight-knit team, and from day one that is the culture of the set of people, whoever they come, and there have been changes, बहुत सारे लोग आए गए, but the culture of it is कि हम टीम में हैं, एक साथ टीम खेल रहे हैं, और जो है जो every person's performance will be reflected on the team. एकदम सही मैं कह रहा हूँ. आप ये बताइए मिस्टर बैनर्जी कि सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए क्या करना होता है? ये किसी को नहीं लॉयर पता बनना है. नहीं, सोलिसिटर, see there are two. Let's be very frank. Solicitor General is in somewhere in the extra constitutional post. It is not there in the constitution. Yes. Attorney General is there in the constitution. Correct. All of the appointments of what अंग्रेजी में कहा जाता है great offices of state, Solicitor General, Attorney General, are political appointments. Additional Solicitor General भी in some ways effectively is a political appointment. Political appointment मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि politics driven appointment. मैं कह रहा हूँ कि it is an appointment and exercise of political will. Okay. There is no objective criteria कि ये exam pass करो, कि ये interview में आप जाओ to be selected. So there is it's a discretionary appointment. जी. So it also depends on whether how much the confidence the government has upon you to be able to deliver its work. जी. I think that if you enjoy the confidence of the government, that is a big criteria for appointment as Solicitor General, Attorney General, Additional Solicitor General, even Deputy Solicitor Generals, positions of responsibility. Panel में the Supreme Court has laid down a criteria. You have to be an advertisement, and some have to be some sort of vacancy, etc., etc. But I am of the view, in that respect, that in some cases that may not be absolutely correct. That requires a little bit of discretion also. तो इसमें कुछ specific years of practice भी चाहिए होता है? कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है ऐसा. कुछ नहीं है. Senior designation भी is not a ground or a criteria to appoint as Additional Solicitor General. आप बिना सीनियर भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. और मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, कितनी फीस मिलती है आपको पर केस? सरकारी फी चार्ट है, मुझे पता नहीं है, मगर नॉट वेरी मच एट ऑल. बट हाँ, सी यू आर हियर, सी बिकॉज व्हाट द गवर्नमेंट एंड आई से दिस कि one should not only look at the fees to figure out what the government contributes to you. Government, you are in a bungalow which is provided by the government. A lot of the infrastructure is provided by the government. So the government provides for a lot of things. It provides a chamber inside the Supreme Court. It provides staff. जी. तो additional perks the additional perks which takes care a lot of things. So which you take for granted. Correct. So you can't judge everything fee wise. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं नेशनल लॉ स्कूल से हूँ, बड़े सक्सेसफुल लॉयर्स हैं,
बहुत पैसे. I'm not as I'm saying, it's not for me to judge them, and I'm not saying good, bad, indifferent. They've been very successful lawyers and been extremely wealthy as a result. पर पैसे बनाए हैं उसे. अच्छा, and I appreciate that. But life में you judge yourself, अपने खुद को अपने जर्नी के ऊपर ही जज करना है. जी. अपने दोस्त क्या पैसे बना रहे हैं, उसमें क्या रखा है. जी. At the end of the day, आप खुश हैं तो आप खुश हैं. पर्सनल सेटिस्फैक्शन. At the end of the day, it's personal satisfaction. We all, जो कीन्स के लैंग्वेज में बहुत मशहूर बात है, we are all dead in the long run. तो मिस्टर बैनर्जी, आप ये बताइए कि अब आप जुडिशरी में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं जो आगे की जनरेशन जिसको समझे, या आगे के जजेस जो आए हमारे फ्यूचर में, उनको वो चीज़ ध्यान देनी है बहुत, जो शायद अभी इग्नोर हो रही हो या उस पर कम ध्यान जा रहा हो हमारा. There's only one thing which I think any judiciary in the future has to be more grounded in the reality of India. Okay. As in complete reality of India. I'm not saying they are not. I think there is the change which is slowly happening, and I think ये और भी accentuate, और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, to be grounded in the reality of India, to come to understand the nuances of India beyond the metropolitan towns. छोटे शहरों से थोड़ा, छोटे शहर से, गाँव से जुड़ना बहुत जुड़ना जरूरी, important है, and that background should be बहुत सारे हैं अभी. जी. Okay, that's a process which is ongoing, and that should happen more, and that cultural understanding should be there. क्योंकि हम वेस्टर्न नहीं हैं जी, और हमारे सोच एज एन इंडियन completely different, अलग हैं from the West. That should be reflecting more and more in the judgments of the court. That, and also I expect any judiciary in the future to be more representative. representative in मैं the मैं sense, मैं जी, मैं कह रहा हूँ, और यही controversial बात है कि it should represent, we are a diverse country. बिल्कुल. It should represent all sections of society, because high courts are largely in metropolitan cities, and so therefore the lawyers become judges. So lawyers जो judges बनते हैं वो एक some set of background से आते हैं. जी. There needs to be more representation, and it tends to be अच्छे lawyers usually बनते हैं at some level जिनके अच्छे background, अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं, because आपको अंग्रेजी अच्छे से समझना पड़ता है, जी, आपको पढ़ाई में अच्छा होना पड़ता है. So but that cannot be the only criteria for justice. So और diversified होना चाहिए. There should be more representation of more, let me put it this way, women in the profession. Correct. Which we are seeing now, but more representation of women on the bench. And some of the excellent judges we've had in the Supreme Court on the bench are like, you know, but there needs to be, high courts में भी ये बदलाव आना चाहिए. एक दूसरा, and I'm going to be controversial on this, there should be, it's happened in places, but there needs to be more representation of people from different sections of society. different sections को आप थोड़ा सा Different मुझे sections बताएं. of people who, from all sorts. I'm not saying I'm not for a reservation in judiciary. I'm not saying that at all. But it does not matter. I think there are people who represent sections and groups and parts of society which are not educationally as forward and which are not represented in the bar as much. They should be given some sort of an opportunity to represent, to be on the bench, because that reflects, उनके views are also important. उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके societies के बारे में पता चलता है, and to ensure that every sort of group from within the society is reflected and represented in the judiciary. It's extremely important है, because अभी भी, for the want of a better word, ये
जुडिशरी इन लार्ज पार्ट्स इज चेंजेस हो रहा है, मगर लार्जली मेट्रोपॉलिटन ओरिएंटेड फ्रॉम अ सर्टन सेक्शन से, एंड दैट नीड्स टू बिकम मोर डाइवर्स. Women is one thing, but social representation is also extremely. थैंक यू सो मच सर, आज हमसे बात करने के लिए. आपने हमें लॉ, एडवोकेसी, गवर्नमेंट, इतनी चीज़ों से का आईना दिखाया. बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद. बात करके. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. मिलते हैं अगले एपिसोड में. हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें.